जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज जो है हम भारतीय संविधान के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, हमने जो पिछला चैप्टर किया था वो किया था हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज जो हम पढ़ेंगे वो भारतीय संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे। मतलब भारतीय संविधान सभा बनी कैसे? मतलब देखिएगा, हमारा जो संविधान था उसको बनने के लिए एक संविधान सभा की ज़रूरत थी। तो संविधान सभा की डिमांड जो थी हमने 1885 से स्टार्ट कर दी थी अंग्रेज़ों से, लेकिन उसको बनने में काफ़ी टाइम लगा। तो भाई, भारतीय संविधान कब बनी, कैसे बनी, इसका क्या रोल था, क्या इसने काम किया, उन सारी चीज़ों के बारे में आज जो है हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, तो संविधान सभा हमारा टॉपिक है आज का। तो इसकी गठन की पृष्ठभूमि देख लेते हैं या इसका क्या बैकग्राउंड रहा था। भारत में आत्मशासन की मांग, मतलब कि हमें अपने डिसीजन वगैरह लेने के लिए खुद के शासन की डिमांड करनी स्टार्ट कब करी? 1885 से करी। देखिएगा, 1884 के अंदर आपकी जो कांग्रेस थी उसकी स्थापना कर दी गई थी और उसके बाद में ही इस तरीके की डिमांड हमने करनी अंग्रेज़ों से स्टार्ट कर दी थी। तो 1885 से ही हमने आत्मशासन की डिमांड करनी शुरू कर दी थी। इसके बाद में क्या होता है, 1835 में के अधिनियम में भारतीय संविधान बनाने का सुझाव दे दिया गया था, पर स्पष्ट प्रक्रिया नहीं थी इस चीज़ के लिए। भाई कैसे बनाएं, क्या बनाएं? भाई बहुत बड़ा एक रूल था कि भाई अंग्रेज़ यहाँ से चले जाएंगे तो हम अपने देश को कैसे चला पाएंगे। अंग्रेज़ों को भी ऐसा लगता था कि अगर हम यहाँ से चले गए तो ये लोग अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे। तो 1946 में क्या होता है, 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ। मतलब कि संविधान सभा का जो निर्माण था वो कैबिनेट मिशन योजना के शुरुआत के साथ ही हो गया था। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, संविधान सभा का गठन के बारे में जान लेते हैं हम लोग। फॉर्मेशन कैसे हुई, तैयारी कैसे हुई। कैबिनेट मिशन योजना कब आती है? 1946 के अंदर आती है। इसके बाद इसके अंदर कितने सदस्य थे? कुल 389 मेंबर्स थे। इसके प्रांतों से जो थे वो 292 थे। इसके बाद में जो देसी रियासतें थी वो 93 थी और कुछ मुख्य कमिश्नरी एरिया थे वो 4 थे। चुनाव कैसे होंगे भाई? इसके संविधान सभा के चुनाव कैसे किया गया? संविधान सभा के मेंबर कैसे चुने जाएंगे? सदस्यों का चयन प्रत्यक्ष चुनाव से नहीं बल्कि प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व से हुआ। कैसे भाई? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इसके तहत जो है यहाँ पर चुनाव किया गया। मतलब कि रेशो बेसिस के ऊपर, रेशो के आधार पर या अनुपात के आधार पर इन्होंने कहा कि भाई हम लोग प्रांतीय विधानसभाओं का चुनाव करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं हुए थे संविधान सभा के गठन के अंदर। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है। आप देखेंगे कि भाई 1940 के अंदर ही कैबिनेट मिशन आया था यहाँ पर। नहीं, ये जो आपका है ना, कैबिनेट मिशन योजना की शुरुआत हो गई थी 1940 के अंदर। तो 1940 के अंदर ही संविधान सभा की पहली बैठक हुई। तो इसके अंदर इनके जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी मेंबर बनाया गया संविधान सभा की पहली बैठक के लिए। याद रखिएगा, इनकी 2 बैठक हुई थी। दोनों ही जो बैठक थी उसको याद रखने के बहुत ही ईजी है। कैसे भाई? जो उसकी अगली बैठक थी वो हुई 11 दिसंबर को 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। इनकी जो पहली बैठक थी देखिएगा वो 9 दिसंबर को हुई। उसके ठीक 2 दिन बाद अगली जो बैठक थी वो हुई। ठीक है, तो पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद में अगली जो बैठक थी वो कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष भी चुना गया। तो स्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया। ठीक है, किसका? संविधान सभा के अध्यक्ष की बात की जा रही है यहाँ पे, या सभापति की बात की जा रही है। हमारे देश के जो पहले जो राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट जो थे वो भी हमारे जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं वही थे। आपको ये बात याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद आते हैं संविधान सभा के मुख्य अधिकारी या फिर की पॉइंट्स, या क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। देखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। संविधान सभा का अध्यक्ष किसको माना जाता है? राजेंद्र प्रसाद को। कुछ लोग इसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर को मानते हैं। याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर भी संविधान सभा के अध्यक्ष थे, लेकिन 2 अलग अलग कमेटी थी। कार्यकारी समिति जो थी, या जो कार्यकारी कमेटी थी या इम्प्लीमेंटेशन कमेटी थी, उसके जो सदस्य अध्यक्ष थे वो आपके थे राजेंद्र प्रसाद जी। मतलब कार्यकारी अगर आपके सामने आ जाता है शब्द कार्यकारी समिति, कार्यकारी समिति, अगर इसकी बात करी जाती है तो आपके राजेंद्र प्रसाद जी थे। और अगर ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, जिसमें प्रारूप समिति इसको बोलेंगे हिंदी में,
अगर प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात की जाए संविधान सभा की तो वो भीमराव अंबेडकर जी थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई अध्यक्ष कौन है। अगर कार्यकारी समिति के अध्यक्ष पूछे जाए तो राजेंद्र प्रसाद जी हैं, और अगर प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात की जाएगी आपसे या ड्राफ्टिंग कमेटी की बात की जाएगी तो भीमराव अंबेडकर। याद रखिएगा इस चीज़ को। इसके बाद में इसके उपाध्यक्ष के रूप में किसको जाना जाता है? HN कुंजू, इनको जाना जाता है। BN रॉय जो थे, इसको देखिएगा, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, जो पूरी संविधान सभा के अंदर सबसे जो पढ़े लिखे जो इंटेलिजेंट इंसान थे वो भीमराव अंबेडकर थे, और उनके आसपास या नज़दीक सॉरी उनके जो नज़दीक थे वो BN राव को माना जाता है। मतलब उनसे थोड़े बहुत कम पढ़े लिखे केवल BN राव थे, लेकिन आप ये मान के चलिए कि भाई भीमराव अंबेडकर जी जितना पढ़ा लिखा या इंटेलिजेंट इंसान पूरी संविधान सभा के अंदर नहीं था। इनसे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स हैं, इनकी जो जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। पता नहीं लोग इनको क्यों इतना बुरा भला बोलते रहते हैं, लेकिन अगर भीमराव अंबेडकर जी नहीं होते संविधान सभा के अंदर या हमारे देश की तरफ, तो भारतीय संविधान तो क्या हमारे देश की आज़ादी तक के लाले पड़ने वाले थे। मतलब इतना ज़्यादा योगदान है हमारे देश के संविधान को निर्माण के अंदर इनका। तो BN राव किस कमेटी के या किस समिति के अध्यक्ष थे? संवैधानिक सलाहकार के रूप में आपके BN राव को लिया गया था। सरदार पटेल ने क्या काम किया भाई? विभिन्न समितियों के प्रमुख थे, इन्होंने कई सारी समितियां थी, जैसे देश को एक साथ लेकर के आने की ये जो आपकी कमेटी थी ना, जिसके तहत सारी देसी रियासतों के जो मुद्दे थे वो सारे के सारे सरदार पटेल जी ने निभाए थे। इसके अलावा एक और मेंबर है इनके अंदर, सरदार बलदेव सिंह, वो रक्षा मंत्री थे हमारे देश के पहले। ठीक है, इसके बाद संविधान सभा की प्रमुख समितियां, उनके बारे में जान लेते हैं भाई। मेजर कमेटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, इसके अंदर संघ शक्तियां समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। संघ संविधान समिति जो थी उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। इन दोनों समितियों के बारे में आप याद रखेंगे। संघ शक्तियां समिति और संघ संविधान समिति, इन दोनों के जो मेंबर थे, जो अध्यक्ष थे, वो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। याद रखिएगा, अब देश के पहले जो PM थे, जो प्रधानमंत्री थे, वो आपके कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसके बाद मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे इसके भी। तो इन दोनों समितियों के लिए अध्यक्ष कौन है? सरदार पटेल जी। राज्यों की समितियां, जो स्टेट कमेटीज थी, उसके लिए भी सरदार पटेल को ही चुना गया था। इसके अलावा स्टीयरिंग समिति, स्टीयरिंग समिति के लिए अध्यक्ष किसको बनाया गया? राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया, जो आपके देश के पहले राष्ट्रपति थे। वित्त और स्टाफ समिति के लिए किसको चुना गया? राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया। तो ये सारी समितियां हैं, कार्यकारी नीतिगत समितियां थी ये, इनको याद रखिएगा, इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ओके, आपसे एक क्वेश्चन है, आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करिएगा कि भारत के पहले खाद्य और कृषि मंत्री कौन थे? याद रखिएगा, इन्हीं में से कोई है। ठीक है, ये जो 3 नाम है ना हमारे सामने, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद जी, इन तीनों में से आप गैस करके बताइएगा कि इनमें से कौन है। ठीक है, कोशिश करिएगा बताने की, वैसे आप सभी बता सकते हैं। ठीक है, भारत के पहले कृषि और खाद्य मंत्री कौन थे? तो ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। ड्राफ्टिंग कमेटी, इसको 29 अगस्त 1947 के अंदर तैयार किया गया था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो BR अम्बेडकर जी थे, ये थे। ठीक है, और इसके अंदर टोटल 7 सदस्य थे, कुल 7 मेंबर्स की एक कमेटी थी। याद रखिएगा इस चीज़ को। ओके, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर कौन है? हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य कौन है? BR अम्बेडकर जी हैं, और कुल सदस्य कितने हैं? 7 हैं जी। नेक्स्ट देखिए, अन्य समितियां कौन सी समितियां तैयार की गई हैं यहाँ पर? अल्पसंख्यक उप समिति, मतलब कि अल्पसंख्यक जो हमारे देश के लोग हैं उनके लिए एक समिति अलग से तैयार की। उनका अध्यक्ष किसको बनाया गया? हसीमरान सिंह जो हमारे हैं, उनको इसका अध्यक्ष बनाया गया। भाषा समिति के लिए किसको अध्यक्ष बनाया गया? गोपाल स्वामी अयंगार को। ठीक है, नेक्स्ट नागरिकता समिति जो है उसके लिए उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया? सरदार पटेल जी को ही बनाया गया। तो इन समितियों के भी नाम याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। ठीक है, थोड़े नाम डिफिकल्ट है, कोशिश करिएगा इनको याद करने की। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा के कार्य क्या, फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, इन्होंने क्या क्या काम किया भाई? इस समिति को बनाने का मेन उद्देश्य जो था वो इनसे पता चलेगा हमें। भारत का संविधान तैयार करना, पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क यही था इसका। ब्रिटिश भारत एवं रियासतों को एकीकृत करना, कि भारत जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे था और आज की डेट में जो रियासतें अलग हो जाएंगी भारत से आज़ादी के बाद में, उन सभी को एकीकृत करना है, सभी को एक साथ लेकर के आना है।
नेक्स्ट क्या है इनके पास में भाई, केंद्र और राज्य के लिए शासन प्रणाली तय करना। भाई हम लोग किस तरीके की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको हम लोग अडॉप्ट करने वाले हैं। केंद्रीय शासन को यार हम लोग अपने साथ में लेंगे, या हम फेडरलिज्म को लेंगे, या हम यूनियन तैयार करेंगे, इन सारी चीज़ों को लेकर के संविधान सभा का मुख्य कार्यों में मानी जाती है ये चीज़ें, कि भाई कैसा शासन होगा हमारे यहाँ पे। आपने देखा होगा बहुत सारे देशों के अंदर अलग अलग तरीके के फंक्शंस होते हैं, या अलग अलग तरीके की प्रणालियों को अपनाया जाता है। तो हमारे देश के लिए आपने पढ़ा होगा अर्थव्यवस्था के अंदर किस तरीके की मिश्र अर्थव्यवस्था है, कि भाई कुछ तो आपकी पूंजीपतियों पर आधारित या कैपिटलिस्ट बेस्ड कंट्रीज़ होती हैं, कुछ आपकी सोशलिज्म पर बेस्ड होती हैं। ठीक है, आपने हिंदी के अंदर पूंजीवाद और जो है साम्यवाद के बारे में सुना होगा। तो ऐसे एक ही तरीके की जो रणनीति होती है या प्रणाली होती है उसके ऊपर कोई भी देश अपने आप को चलाता है, लेकिन भारत देश के साथ में अलग था। तो भारत देश ने क्या किया, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, तो मिश्रित शासन प्रणाली हमने अपनाई। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य एवं न्यायिक व्यवस्था निश्चित करना, कि भाई जो न्याय मिलेगा जो न्याय मिलेगा लोगों को ये विश्वास होना चाहिए कि हम जो देश के अंदर शासन चलाएंगे वो अच्छा होगा अंग्रेज़ों के मुकाबले। संविधान को अंगीकृत और स्वीकृत करना, कि भाई संविधान हम जो बनाएंगे उसको लागू करेंगे और उसके बाद में उसको सभी को मानना पड़ेगा, ये सभी के लिए बाध्यता हो जाएगी। इसके साथ साथ बहुत सारे हमने सजेशंस भी मांगे थे। इस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने बहुत सारे सुझाव मांगे, जिसके तहत भारत के लोगों से ये पूछा गया कि भाई आपको किस तरीके का संविधान चाहिए, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए, और उसके बेसिस पे उन्होंने संविधान तैयार किया था। ठीक है, तो संविधान बनने में टाइम कितना लगा था, देखिएगा भाई टाइम लगा था, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। छोटे एग्जाम्स के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। 2 साल 11 महीने 18 दिन, याद रख सकते हैं इसको, बहुत ही ईजी टर्म है। 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा था। कुल बैठकें कितनी हुई थी, 11 सत्र हुए थे और 166 बैठकें हुई थी इसके लिए, कि भाई कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती। तो 11 सत्र हुए और 166 बैठकें हुई। प्रत्येक अनुच्छेद पर विस्तार से चर्चा की गई। हमारे यहाँ पे कितने अनुच्छेद हैं आपको ये पता होना चाहिए। जब संविधान तैयार हुआ था 395 अनुच्छेद लगाए गए थे या तैयार किए गए थे भारतीय संविधान के अंदर। 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, ये था भारतीय संविधान के अंदर। आज की डेट में तो ये बढ़ के बहुत ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, भाग उतने ही हैं, अनुसूचियां 12 हो गई हैं, 300 प्लस चले गए हैं आपके जो अनुच्छेद हैं, लेकिन उन्हीं के अंदर ऐड करते जाते हैं और चीज़ों को बदलते रहते हैं। संशोधन वगैरह के बारे में भी हमारे यहाँ पे अच्छे खासे प्रावधान हैं, वो आपको जब सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करवाएंगे या आगे के जो भी अनुच्छेद करवाएंगे उनके अंदर और डिटेल में बताते चलेंगे। ठीक है, इसके बाद में संविधान सभा का खर्चा कितना आया था। देखिए संविधान सभा तो तैयार कर दी थी, लेकिन उसको तैयार करने के लिए संविधान को काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी ज़रूरी था। तो 64 लाख रुपए के आसपास पैसे लगे थे इसके अंदर। प्रतिदिन खर्च लगभग 1 लाख का आता था, मतलब लगभग 1 लाख के आसपास आता था, मतलब इतना ज़्यादा खर्चा किया जा रहा था। अब 2 साल 11 महीने 18 दिन, अब उसके अंदर छुट्टियाँ भी तो रही होंगी। इसके साथ साथ क्या था, बहुत सारे लोग कभी खर्चा कम हो जाता है, कभी ज़्यादा होता है, मतलब उनका मानना ये था कि एवरेज 1 लाख के आसपास खर्चा आ रहा है। ठीक है, ये नहीं है कि भाई 1 लाख के हिसाब से खर्चा करेंगे तो भाई वो तो कई लाख के हिसाब से कई लाख चले जाए, कई करोड़ रुपए लग जाते हैं, लेकिन 64 लाख टोटल लगे थे और 1 लाख के आसपास खर्चा आ जाता था संविधान सभा के अंदर। ये तब ज़्यादा हो गया जब उसको लागू करने की बात आ रही थी। तो पारित कब किया गया, ठीक है, संविधान दिवस कब मनाया गया, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया था हमने, मतलब अंगीकृत कर दिया था संविधान को। ठीक है, मतलब इस दिन भी ये मान सकते हैं कि भाई देश को आज़ाद कर दिया जा सकता था, लेकिन इन्होंने खाली अडॉप्ट किया था इस दिन। 26 जनवरी की डेट को इसलिए इंपॉर्टेंट माना गया क्योंकि हमारे हिस्टोरिकल बहुत सारे इवेंट्स 26 जनवरी के दिन हुए थे, इसलिए उन्होंने बोला कि भाई 26 जनवरी 2 महीने रुक जाते हैं, तब जा करके संविधान को लागू कर लेंगे। तो एनफोर्स्ड कब हुआ भाई, एनफोर्स्ड हुआ हमारा 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हो गया था। ठीक है, तो इस बात को याद रखने की ज़रूरत है। और ज़्यादातर आप जब इंडिपेंडेंस डे मनाते हो या फिर रिपब्लिक डे मनाते हो तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। आप एक क्वेश्चन का आंसर करिएगा अगर आप कर पाते हैं तो। अब जो 26 जनवरी आने वाली है, जो हम अब की बार रिपब्लिक डे मनाएंगे, वो कौन से नंबर का होगा, उसका नंबर आप बता दीजिएगा। ठीक है, अब की बार कौन सा जो रिपब्लिक डे या फिर गणतंत्र दिवस हम मनाने वाले हैं वो आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। इसके अलावा ये बता दीजिएगा कि भाई इस साल जो हमारे चीफ गेस्ट हैं वो कौन आने वाले हैं। ठीक है, ट्राई करिएगा क्वेश्चंस को आंसर करने की,
क्योंकि कहीं ना कहीं इससे आप भी एक्टिव रहेंगे वीडियोज़ के साथ में। यह तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि 1930 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था इसी दिन। ठीक है, इसी दिन पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था, इसलिए 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था और 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आपको याद होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखिएगा संविधान सभा का विभाजन। अब संविधान सभा दो हिस्सों के अंदर टूट करके बिखर गई थी। कैसे बिखर गई थी भाई? 15 अगस्त 1947 को देश के विभाजन के कारण इसका आकार घटकर 299 सदस्य रह गए, कि मतलब इतने बड़े सदस्य थे और 299 रह गए। पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा बन गई, पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान सभा बनाई गई, उसके अंदर ज़्यादातर मुस्लिम मेंबर, सारे ही मुस्लिम मेंबर थे। तो इस मैप के अंदर देखिएगा प्री पार्टीशन मैप ऑफ इंडिया, ये क्या है? ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर डॉट्स हैं, ये प्रिंसली स्टेट्स हैं, और एक तरफ वो है जो भारत देश के अंदर मिल गए हैं, ये वो राज्य हैं। ठीक है, इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा। आगे देखिएगा ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, ब्रिटिश शासित प्रांत, इनकी संख्या लगभग अलग अलग समय पर बदलती रही। 1947 में कुल 11 मुख्य ब्रिटिश प्रांत थे। कौन से थे? मद्रास था, बॉम्बे था, बंगाल था, यूनाइटेड प्रोविंसेस, यूपी जिसको आप बोलते हैं। यूपी का पहले नाम क्या था? यूनाइटेड प्रोविंसेस। एमपी का नाम था मिडिल प्रोविंसेस, सेंट्रल प्रोविंसेस के नाम से जानते थे उसको। ठीक है, यूपी को, एमपी को। ठीक है, और इसके बाद में क्या आता है? पंजाब। पंजाब को पेप्सू के नाम से जानते थे। ठीक है, पेप्सू, पंजाब पटियाला एंड मतलब पंजाब सिंध के नाम से जानते थे कि भाई 4-5 कम्युनिटीज़ थी या 4-5 एक बहुत बड़े एरिया को आप पंजाब के अंदर देते थे। महाराणा रणजीत सिंह की एक रियासत थी ये। ठीक है, उसको भी तोड़ के हिस्सा बना दिया गया था, पंजाब बना दिया गया था। एक पंजाब आपके यहाँ पर है और दूसरा पंजाब आपका पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। इसके अलावा बिहार, उड़ीसा, असम, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बेरार, कौन सा? ये एमपी को बोलते थे। इसके बाद में आता था सिंध, इसके बाद में आता नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, मतलब नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी स्टेट्स थी उनको लिया जाता था। ओके, नेक्स्ट प्रिंसली स्टेट्स, देसी रियासतें होती थी। तो देशी रियासतों को किन्होंने मिलाया था? आपके जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इन्होंने 562 रियासतों को भारत देश के अंदर मिलाने का काम किया था। राजा नवाब महाराजा द्वारा शासित किया जाता था इन जगहों के ऊपर। ये ब्रिटिश पैरामाउंट थी के अधीन थे, मतलब कि आधे अधीन थे और आधे क्या थे? उनके ऊपर राजा राज करते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कैटेगरी देखिए कितनी है। तो 3 कैटेगरीज के अंदर ये तो एक तो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, आपने 11 डिस्कस किए। प्रिंसली स्टेट्स थी या रियासत हुआ करती थी 562, और टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होती थी 573 प्लस होती थी। ठीक है, इस तरीके से बांट रखा था। आगे देखिएगा भारत में 1947 में एक भी राज्य आधुनिक अर्थ में नहीं था, मतलब आज के जैसे स्टेट्स हैं वैसे तो वो बिल्कुल भी नहीं थे। आज की डेट में ऐसा एक भी राज्य नहीं है जिसका पहले नाम था। ठीक है, 1950 में भारत गणराज्य बनने के बाद पार्ट ए, बी, सी, डी स्टेट तैयार किए गए, मतलब 4 तरीके के राज्य तैयार किए गए थे, वही इस तरीके के राज्य हुआ करते थे। आधुनिक राज्य सीमाएं 1965 के स्टेट रिकॉग्निशन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में बनी। 1956 में एक एक्ट लेकर के आए या एक कानून लेकर के आए, आपका था इसका राज्य अधिनियम। ठीक है, इसको लेकर के आए राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, इसको लेकर के आए और इसके तहत नए नए राज्यों का गठन किया गया। स्टार्टिंग में सारे के सारे राज्यों को एक साथ जोड़ दिया गया। जोड़ा इसलिए ताकि भाई सारा देश एक साथ हो सके। बाद में बोल रहे थे कि भाई बाउंड्री बनाएंगे हर एक स्टेट की। क्यों बाउंड्री बनाने की बात कर रहे थे? ताकि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो सके। उस टाइम पे यही बहाना बनाया था, क्योंकि क्या हुआ था, आंध्र प्रदेश के अंदर एक कोई बहुत बड़े लीडर थे, उनका मानना ये था कि हमारी स्टेट को अलग बनाओ। तो उनकी स्टेट के लिए नाम उनको अलग चाहिए था। उनका मानना था कि भाई हमारे लिए स्टेट अलग होनी चाहिए हमारी लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश को एज अ स्टेट लागू किया गया लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर। उसके बाद में इसी तरीके से बहुत सारे स्टेट बने। और आप हरियाणा के बारे में भी जानते ही हो कि भाई 1 नवंबर 1966 को 1966 के टाइम पे जो हरियाणा है उसको भी पंजाब से अलग करके एक स्टेट तैयार किया गया था। और बिहार वगैरह से और मध्य प्रदेश से भी बहुत सारे स्टेट्स अलग हुए थे। जैसे यूपी से उत्तराखंड अलग हो गया, बिहार से छत्तीसगढ़ अलग हो गया। ठीक है, बिहार से झारखंड अलग हो गया, सॉरी। तो ये सारे स्टेट्स अलग हुए थे। ठीक है, आगे देखिए संविधान सभा का रूपांतरण कैसे हुआ भाई। रूपांतरण मतलब कैसे? संविधान लागू होने के बाद यह सभा बनी भारत की अस्थायी संसद,
मतलब प्रोविंशियल पार्लियामेंट तैयार हुई है 1952 तक। ठीक है, संविधान सभा को ही संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया था 1952 तक। क्या कारण था? क्योंकि संसद उस टाइम पे बनी ही नहीं थी। संसद बनाने के लिए इलेक्शन करवाने पड़ते हैं। तो 1950 के अंदर तो जितने भी मेंबर्स बने थे या जितने भी आपके मंत्री बने थे वो सारे के सारे नॉमिनेटेड थे, मतलब कि उनका नाम लिखा गया था खाली, उनके लिए इलेक्शन नहीं किया गया था स्पेशली। अब जब पहली बार इलेक्शन हुए तो पहली बार इलेक्शन जब भी हुए उसके साथ ही सारे के सारे जितने भी मंत्री थे उनको मंत्रालय दे दिए गए, और जैसे उनको मंत्रालय मिले उसके बाद में काम शुरू हो गया था। तो भारतीय संविधान की विशेषताएं देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है भाई काफ़ी आपके लिए। बहुधार्मिक, बहुभाषाई, विविधता से भरी सभा, ये सारी की सारी इसकी क्वालिटी, मतलब हर धर्म का, हर भाषा को बोलने वाला अलग अलग तरीके के लोग इसके अंदर शामिल थे। लोकतांत्रिक चर्चा और बहस का सर्वोत्तम उदाहरण, भाई यहाँ पे हर किसी को बोलने की मौका दिया गया और हर किसी की बात मानी गई। स्वतंत्रता, समानता, न्याय और धर्मनिरपेक्षता का आदर्श ढांचा तैयार किया गया। ये सारे जो नियम थे उनके अंदर लागू किए गए। इन सारे मूल्यों को लेकर के हमारी संविधान सभा तैयार की गई। भारतीय संस्कृति और आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों का संगम हमारी भारतीय संविधान सभा के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारी संविधान सभा थी उसके अंदर ये सारी चीज़ें थी, आपने ये समझ लिया है। तो संविधान सभा का मुख्य जो काम था वो संविधान का निर्माण करना और किसी तरीके से उसको लागू करना और सभी लोगों के राय लेना कि भाई क्या चीज़ें ऐसी बेहतर कर सकते हैं हम जिससे कि आपका जीवन अच्छा हो। तो भारत के अंदर इतनी सारी विविधताएं हैं, उन सभी को एक साथ लेकर के आना और सभी की बातों को समझना ये बहुत ज़रूरी था। तो जितनी ज़रूरतें हम पूरी कर सकते थे उस पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से भीमराव अम्बेडकर जी ने अपनी तरफ से सभी के लिए एक अच्छा संविधान बना दिया। ठीक है, आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा संविधान उस टाइम पे बेस्ट क्यों बना। देखिएगा, 2 साल 11 महीने और 18 दिन के अंदर, 2 साल 11 महीने और 18 दिन के अंदर हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया। लेकिन आप ये समझ के चलें, हमारा संविधान तो लागू हुआ 1950 के अंदर, 1950 के अंदर, और जो पाकिस्तान का संविधान बना, पाकिस्तान का संविधान बनने में 15 साल लग गए थे। 1964-65 में उनका जा करके लागू हुआ। देखो, हमारे देश को दोनों को आज़ादी एक साथ मिली। ठीक है, एक दिन पहले मिली उनको हमारे से, 14 अगस्त के दिन वो अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। लेकिन अब ये देखो 15 साल लगे उन्हें संविधान बनाने में, उससे पहले वहाँ पे कोई राज ही नहीं कर रहा था। तो इससे हमें पता चलता है हमारी जो संविधान सभा थी हमारी जो संविधान सभा थी वो कितनी एक्टिव थी, कितने अच्छे से उन्होंने हमारे लिए नियम तैयार किए कि 2 साल के अंदर 2 या 3 साल के अंदर उन्होंने सारी की सारी चीज़ें तैयार कर ली और उनको लागू भी अच्छे से किया। सभी को पता था, जो लोग संविधान सभा के सदस्य थे, कि भाई आने वाले टाइम में इतनी जल्दी हमने तैयार कर दी तो इसके अंदर बहुत सारी चर्चाएं होंगी, बहुत सारी बहस होगी और लोग इन नियमों को आज नहीं तो कल किसी न किसी तरीके से नकार देंगे। लेकिन इसके लिए उन्होंने संशोधन का एक वो प्रावधान किया कि भाई संशोधन कर सकते हैं हम अपनी संविधान के अंदर। तो संविधान के अंदर याद रखिएगा, उन्होंने ये पहले ही लिख दिया था, इस संविधान के अंदर जो भी चीज़ होगी वो नया कुछ भी ला सकते हैं लेकिन पिछले वाले को हटाएंगे नहीं। मतलब जो संविधान के अंदर लिख दी गई है बात उसको रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन आप कुछ भी ऐड करना चाहते हो, कोई नई चीज़ आई है, कोई नई टेक्नोलॉजी है, कोई नई बात आप जोड़ना चाहते हो तो आप उसके अंदर जोड़ सकते हो। ये बात कही गई थी हमारे संविधान के अंदर। तो इतना अच्छा संविधान हमें मिला है तो इसके लिए हमें कम से कम ग्रेटिट्यूड तो रखे सकते हैं, खुश रह सकते हैं। और अगर हमारे को आने वाले टाइम में कोई भी चेंजेस के अंदर करने हैं तो हम उन चेंजेस को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी संविधान सभा को लेकर के क्लास, और जो नेक्स्ट क्लास हमारी जो रहेगी वो रहेगी सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, के संविधान के जो स्रोत हैं वो कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या आपको हमारा एफर्ट अच्छा लग रहा है तो कहीं ना कहीं आप कमेंट में बताएं कि भाई इसके अंदर क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है और आपके लिए क्या नई चीज़ लेकर के आ सकते हैं। अगर इसके अंदर कहीं कोई मिस्टेक बताई है हमने या कोई फैक्ट आपके लिए गलत हो गया या कोई फैक्ट ऐसा है जो कि भाई आप ज़्यादा जानते हैं तो आप ज़रूर उस चीज़ को हमारे को नॉलेज में लेकर के आएँ। ओके, थैंक यू।